So, hello students, welcome to today's lecture of NCERT exercises of chapter acids, bases and salt. तो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस NCERT एक्सरसाइजेस के ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस स्टडी करेंगे. अभी तक बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू पीएच, कि पीएच की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई एसिड है या बेस है. उसके बाद हमने ये जाना था कि एसिड्स जो होते हैं वो एसिड क्यों कहलाते हैं, कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करें तो एसिड वो क्यों कहला रहा है, बिकॉज ऑफ H+ आयंस. जैसे कि हमने एसिड रेन वाला क्वेश्चन स्टडी किया था या हमने ग्लूकोज वाला क्वेश्चन स्टडी किया था. अब हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. जब हमने एसिडिटी के बारे में, एसिड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने उसी टाइम पे पढ़ा था कि एसिड्स जो होते हैं वो एसिड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका पीएच लेवल एक तो क्या होता है, बहुत कम होता है. फिर दूसरे पॉइंट में हमने बोला था कि वहां जहां पर भी H+ आयंस होंगे, दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला था, जहां पर भी H+ आयंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके एसिड्स. वो क्या कहलाएंगे, आपके एसिड्स. बट मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या बोल रही हूँ मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हमने बोला था कि वहीं पर हम बोलेंगे कि H+ आयंस मतलब कब मिलेंगे हमें, जब हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, वाटर. मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि जब भी वाटर की प्रेजेंस होगी तो हमारे जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आयनाइजेबल होगा, डिसोसिएबल होगा. मतलब कि जो हमारे H+ आयंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं. बट अगर पानी नहीं है तो वो डिसोसिएट ही नहीं होंगे. तो एसिडिक बिहेवियर हमेशा क्या होता है, पानी के एब्सेंस में शो होता ही नहीं है. हमेशा वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर शो होगा. मतलब कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. क्यों नहीं करता, क्योंकि जो डिसोसिएशन होता है हमारे पास हाइड्रोजन का किसी भी एसिड में से, वो तब होता है जब वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का प्रेजेंस होगा. अगर वहां पे पानी नहीं है इसका मतलब वहां पे आपका जो एसिड है वो डिसोसिएट होगा ही नहीं. मतलब कि मैं अगर आपसे बोल दूं कि HCl है हमारे पास, और क्या HCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट है, मतलब कि अगर वाटर की थोड़ा सा भी मॉइस्चर है, वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्ट है, तो वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl नेगेटिव में. बट अगर वहां पर कंडीशन है ड्राई, मतलब कि वहां पर वाटर प्रेजेंट है ही नहीं, देन देयर विल नॉट बी डिसोसिएशन ऑफ H+ आयंस. मतलब H+ आयंस क्या होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे. अगर H+ आयंस डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी. दैट मीन्स H+ आयंस विल ओनली बी अवेलेबल in the presence of water. In the presence of water. In the next question, 5 solutions A, B, C, D, and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, and 9 respectively. Which solution is? अच्छा, हमें बताना होगा, हमारे पास 5 सॉल्यूशन दे दिए हैं जिनमें हमें बताया है कि उनकी पीएच गिवन है. हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रांगली एल्कलाइन है. एल्कलाइन मतलब कि स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर है. ओके, स्ट्रांगली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है या वीकली एल्कलाइन है. उसके बाद हमें अरेंज करना है पीएच को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ कंसेंट्रेशन. इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ कंसेंट्रेशन. देखो भाई बच्चों, सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें कुछ 1-2 फॉर्मूले पता होने चाहिए. अगर हमें फॉर्मूले पता है तो हमारे लिए चैप्टर ही पूरा आसान हो जाता है. मतलब सारे कंसेप्ट ही हमारे इस फॉर्मूले से हैं. जैसे सबसे पहले अगर हम बोले कि अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं, हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो जो एसिडिक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पीएच के. मतलब कि जितनी ज्यादा कम पीएच वैल्यू होगी हमारा एसिडिक कैरेक्टर उतना. ठीक है, पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट. इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें कि हम कब बोलेंगे कि बेसिक कैरेक्टर कब है. हम कब बोलेंगे कि बेसिक कैरेक्टर कब है, हम बोलेंगे कि अगर हमारा बेस जो है वो पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू आपकी बेस एसिडिटी उतनी ज्यादा. अब हमने जब खुद बोल दिया, हमें अब इस इन्हीं फॉर्मूले से आप अंदाजा लगा सकते हो H+ आयंस की कंसेंट्रेशन का भी. हमें पता है कि एसिडिक कैरेक्टर जब होता है जब H+ आयंस होते हैं, तो मतलब जब H+ आयंस जितने ज्यादा कब हो सकते हैं, जब पीएच वैल्यू क्या होगी, वहां पे कम होगी. पीएच वैल्यू क्या होगी, कम. तो क्या ये फॉर्मूला होगा कि H+ की जो कंसेंट्रेशन है किसकी,
H प्लस की कंसेंट्रेशन डिपेंड करती है किस पे, पीएच की वैल्यू पे इनवर्सली, कि जितनी कम पीएच वैल्यू होगी, जितनी कम पीएच वैल्यू होगी, हमारे पास उतने ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास उतने ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो इन फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास A B C D E कुछ 5 दे रखे थे, जिनकी वैल्यू दे रखी थी हमें 4 1 11 7 9। क्या दे रखी थी, 4 1 11 7 9, A B C D E। तो इसमें से जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका मतलब जिसकी वैल्यू पीएच की सबसे ज्यादा, इसका मतलब वो क्या होगा, बेसिक। जिसकी वैल्यू पीएच की सबसे कम, इसका मतलब वो क्या होगा, एसिडिक। और पीएच की वैल्यू जिसकी सबसे कम, इसका मतलब कि उसकी H प्लस आयंस कंसंट्रेशन क्या होंगी, उतनी ज्यादा। इसका मतलब उसकी कितनी होंगी, उतनी ही ज्यादा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। क्या था इसमें कि यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पे लिख ले क्या है, 4 1 7 4 1 11 7 9, 4 1 11 7 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए A B C D E मैच द कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, चलो उठा के सामने रख दो। न्यूट्रल हमें पता है 1 7 फिर 14 12 रख लो, चलो ऐसा। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि 7 पे क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से कम क्या होता है, एसिड। और 7 से ऊपर क्या होता है, बेस। सो द सब्सटेंस which is having the pH of 7 that will be neutral. That means the answer is D. So we will be writing D in front of neutral. Strongly alkaline that means basic. अब देखो बेसिक की बात करें तो 7 से ऊपर जिसका भी pH है वो क्या है, बेसिक। तो 9 भी है और 11 भी है, मतलब ये दोनों क्या है, बेसिक। बट क्वेश्चन ने क्या बोला, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पीएच की, वो उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 11 की वैल्यू से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ज्यादा बेसिक। दैट मीन्स आंसर इज सी। आंसर इज सी। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गली एसिडिक, तो जिसकी वैल्यू पीएच की जितनी कम, उतना आपका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। जितनी पीएच की वैल्यू जितनी कम, उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो देखो 4B और 1 दोनों क्या है, एसिडिक in नेचर, बट वैल्यू कम किसकी है, 1 की। तो हमारे पास 1 क्या हो गया यहाँ पे, मतलब B क्या हो गया, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं आगे। B का क्या था 1, C का था 11 और D का है 7। वीकली एसिडिक मतलब वो एसिडिक तो है। अब देखो 4 भी ज्यादा एसिडिक है, बट लेकिन 1 को और 4 को कंपेयर करें तो 1 वाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो दूसरा वाला 1 के कंपेरिजन में क्या हो गया, वीकली एसिडिक। तो क्या लिख देंगे, ए इज वीकली एसिडिक। और वीकली अल्कलाइन मतलब जो वीकली क्या हो, बेस हो। तो 9 और 11 दोनों ही बेस है, बट 11 क्या है, ज्यादा बेसिक। तो उससे कंपेरेटिवली में 9 क्या हो गया आपका, वीकली बेसिक। तो ये क्या हो गया आपका E9। क्या हो गया, E9। अब हमें अरेंज करना है द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे कर सकते हैं, पता है कैसे, जिसकी वैल्यू हमने क्या बोलता है, H प्लस आयन की जो वैल्यू वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच के। पीएच की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी H प्लस उतना कम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब कि पहले सबसे कम H प्लस आयन कौन करेगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक हो। दैट मीन्स C। सबसे ज्यादा बेसिक क्या है, C के बाद वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा बेसिक क्या है, 11। 11 के बाद क्या आएगा, 9। 9 के बाद क्या आएगा, 7। 7 के बाद 4। 4 के बाद 11। वैल्यूज क्या है आपकी, 11 is C, E, then 7 is D, 4 is A and 1 is B. तो C, E, D, A, B. I hope this is clear to you कि जितनी कम pH की वैल्यू होगी उतने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे। तो सबसे कम pH की वैल्यू किसकी है, B की। तो सबसे ज्यादा H प्लस आयंस किसके हो गए हमारे पास, B के। क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो वही उसके आंसर है। न्यूट्रल किस पे होगा हमारे पास, 7 पे, 11 पे अल्कलाइन, 1 पे एसिडिक और 4 पे वीकली एसिडिक। एंड द सॉल्यूशन विद pH of 9 that will be weakly alkaline. Now the pH can be arranged in the increasing order of concentration of hydrogen ions 11 9 7 4 के। यही था हमारा भी।
I hope this is clear to you. The next question is equal length of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ली A, एक टेस्ट ट्यूब ली टेस्ट ट्यूब B. अब इस दोनों में हमने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन लिया है इक्वल लेंथ का, मैग्नीशियम रिबन जिसकी लेंथ क्या है, इक्वल है. हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करा है, HCl. एक टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया है हमने, HCl. और वही दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने HCl, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, HCl. दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करा है हमने, एसिटिक एसिड CH3COH. मतलब कि हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम लिया और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड ऐड किया है. एक में HCl ऐड किया है, एक में एसिटिक एसिड ऐड किया है. The amount and concentration taken for both the acids are same. अब जितना हमने एसिड HCl लिया है हमने उतना ही HCl लिया है. सपोज अगर हमने 5 ml HCl लिया है तो हमने 5 ml ही एसिटिक एसिड लिया है और उसमें किसके अंदर ऐड करना है हमने, मैग्नीशियम के. किसके, जी. क्वेश्चन बोलता है इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर्स मोर वैगरसली एंड व्हाई. तो ये पता है हमें कि ज्यादा फिजिंग का मतलब क्या है, जहां पर भी हमें फिज जैसी आवाज है, इस तरीके से हमें जहां पे आवाज है, कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं फिज की आवाज, फिज वो फिज नहीं, जहां पर भी हमें थोड़ी फिज फील होगी, है ना, जहां पे भी हमें सिर्फ आवाज आएगी, इसका मतलब वहां पे क्या है, HCl है. देखो फिज की जो आवाज है वो होती है इस तरीके से, ठीक है. तो हमें जहां पर कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा फिज ऑब्जर्व होगा, तो इसका आंसर किस तरीके से, इधर देखो दोनों में हम एसिड डाल रहे हैं, दोनों में ही हम एसिड डाल रहे हैं और दोनों में ही हम मैग्नीशियम रिबन इक्वल लेंथ का है. तो किस में कितनी फिश प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है कि हम एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि एसिड के देखो हमारे पास अमाउंट भी इक्वल है. तो हम कौन सा, अगर हम HCl की बात करें तो HCl क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड. और वही एसिटिक एसिड क्या है, हमारे पास एक वीक एसिड. एसिटिक एसिड क्या है, हमारे पास एक वीक एसिड. तो हमने पढ़ा था अभी कि हमारा जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच के. सेम जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच की. तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब उसकी पीएच की वैल्यू उतनी कम है ना. जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब उसकी पीएच की वैल्यू उतनी कम है. इसका मतलब वहां पे उतने ज्यादा H प्लस आयंस है. जो हमारी ये फिज होती है किसकी वजह से होती है, H प्लस आयंस की वजह से. तो जिसके पास जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे मतलब वहां पे उतनी ज्यादा फिजिंग होगी. तो और वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड का पीएच कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या होगा, ज्यादा होगा. तो यहाँ पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम. तो जहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां पर फिज क्या है, ज्यादा. और जहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, वहां पर फिज क्या है, लेस. तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, HCl है, मतलब कि टेस्ट ट्यूब A will be producing more fizz. In which test tube will the fizzing occur more vigorously? In test tube A. And the reason is because HCl is a strong acid, hence it will be producing more H plus ions. HCl क्या है, strong acid है और वो ज्यादा H plus ions produce कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे कि टेस्ट ट्यूब A में फिजिंग ज्यादा है. ठीक है, यही हमने एक्सप्लेन किया है कि फिजिंग जो है वो टेस्ट ट्यूब ए में होगी क्योंकि वहां पे HCl है. HCl क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेरेटिवली एसिटिक एसिड के. देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एट अ फास्टर स्पीड. मतलब वहां पे जो H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, कि वो क्या हो रही है, फास्ट स्पीड में प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, समझ आया आपको. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6. What do you think the pH will change as it occurs into curd? हमारे पास फ्रेश मिल्क है जिसका pH कितना है, 6. अब how do you think the pH will change as it turns into curd? हमने क्या करा, उस फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया. हम बोलेंगे pH 6 तो हमें गिवन है ना, किसकी, फ्रेश मिल्क की. अब फ्रेश मिल्क pH हमें गिवन है 6, जिससे हमने क्या करा, कर्ड में कन्वर्ट कर दिया. तो क्वेश्चन बोलता है कि इसकी पीएच कितनी होगी बताओ. ठीक है, तो हम इसका आंसर देते हैं कि
मैम हमें पता है कर्ड कब प्रोड्यूस होता है, कर्ड तब प्रोड्यूस होता है जब भी मिल्क के ऊपर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या है, एसिड है, मतलब इसका पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज, मतलब कि पीएच इंक्रीज होगा या पीएच डिक्रीज होगा। हमें पता है कि पीएच क्या है अभी 6, और बाद में मिल्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड के अंदर। और कर्ड में क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड। इसका मतलब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो फॉर्मूला पता है हमें, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसका मतलब पीएच क्या है वहां पे, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या बोल दें अब कि जो पीएच है वो क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज। क्या हो गया, डिक्रीज। समझ आया। तो क्या हो जाएगा, आंसर समझ में आ गया क्यों हमारा पीएच डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कर्ड के अंदर क्या आ गया है हमारे पास, लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड। The pH of milk is 6. As it changes to curd, the pH will reduce. pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, because curd is acidic in nature. क्योंकि कर्ड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो वहां पे जो एसिड होगा वो क्या कर देगा, उसके पीएच को डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज। अब क्वेश्चन है कि अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ अ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। देखो क्या बोलते हैं, घर में हमारे पास दूध होता है, तो क्या करते हैं उस दूध को, कि या तो वो जो दूध पर्टिकुलर हमें अगर आज है तो उसको या तो हम आज पी सकते हैं, या फिर मैक्सिमम से कल तक हम उसका इंटेक कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या करते हैं, उस दूध को हम देखेंगे उससे कुछ खट्टी खट्टी महक आने लगेगी, या फिर हम उसको पी नहीं सकते, एक अजीब सी स्मेल होगी उसको, उसका टेस्ट बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा तो उसको इंटेक नहीं कर पाते। तो इसी चीज के लिए एक मिल्कमैन ने क्या किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मिल्क में क्या करा उसने, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, बेकिंग सोडा। तो व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। ध्यान से सुनिएगा। एंड व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। दोनों का आंसर जो है वो एक ही पॉइंट से होते हुए जाता है, पीएच से। किससे होते हुए जाता है, पीएच से। क्वेश्चन है कि क्या करा उसने फ्रेश मिल्क में, क्या करा उसने फ्रेश मिल्क में, क्या ऐड कर दिया, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा ऐड किया है, बेकिंग सोडा हमें पता है ऑलरेडी कैसा नेचर होता है उसका, बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। जैसे हमने मिल्क के अंदर बेसिक कैरेक्टर इंड्यूस करा दिया है, मतलब बेसिक सब्सटेंस डाल दिया, तो जो मिल्क है उसके अंदर बेसिसिटी आएगी, बेसिसिटी आएगी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, तो उसका पीएच बढ़ेगा। इसका मतलब फ्रेश मिल्क जिसका पहले पीएच कितना था, 6, बेसिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने से उसका पीएच क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो उसका पीएच है वो शिफ्ट कर गया इंक्रीमेंट की तरफ, है ना। तो पीएच क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब उसने ऐसा क्यों किया, देखो हमें पता है कि अगर हम उसको रखते हैं, हमने पढ़ा था ना अभी कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो अगर हम क्या करें, जैसे उसका पीएच को अगर हम बढ़ा दें, क्योंकि पीएच जब भी मिल्क का डिक्रीज होगा तो मतलब वहां पे एसिडिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी और जो हमारा मिल्क दूध है वो खराब हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, उसका पीएच का लेवल बढ़ा दें, तो उसको एसिडिक करेक्टर लाने में टाइम लगेगा। कंपेरेटिवली अगर वो पहले 1 दिन में 2 दिन में उसके अंदर एसिडिक करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा था, अब उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव करने के लिए टाइम ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि पहले अगर 6 से उसको अपना एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम था, अब हमने क्या करा, इसी ही लेवल को इंक्रीज कर दिया। सपोज हमने इसको कर दिया 8, तो 8 से उसको डाउनवर्ड आने में टाइम लग गया ना, और क्योंकि पहले वो 8 से 6 पे आएगा, फिर और कम जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, उसको टाइम इंक्रीमेंट मिल रही है। तो जो लाइफ टाइम है उस पर्टिकुलर मिल्क की वो बढ़ गई। अगर उसे हम पहले 1 या 2 दिन तक सही रख सकते थे, अब उसका टाइम बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब उसे हम 2 या 3 दिन तक भी इंटेक कर सकते हैं। तो मिल्कमैन ने ऐसा क्यों किया कि उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मिल्क को वो बेच सके, उसको सही रख सके, जो भी उसे करना है, मतलब उसको लाइफ टाइम का बढ़ाना था। किसका लाइफ टाइम बढ़ाना था, मिल्क का। इस चीज को करने के लिए उसने क्या करा, उसके अंदर बेस ऐड कर दिया। व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, ये भी समझ गया। कर्ड मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना, जैसे पीएच वैल्यू कम होती जाएगी मतलब लैक्टिक एसिड आ रहा है, मतलब वहां पे कर्ड बन रहा है। पर अब हमने पीएच वैल्यू को बढ़ा दिया, तो पहले वो पर्टिकुलर टाइम ले रहा था एसिड बनने में, बट अब उससे ज्यादा टाइम लेगा। दैट मीन्स
Now the milk will take long time to set as curd. The milkman shifts the pH of a fresh milk from 6 to slightly alkaline because in alkaline condition milk does not set as curd easily, ताकि वो दही ना बन पाए या खराब ना हो पाए। फिर जो मिल्क था वो बेसिक हो गया था यूजुअल मिल्क से, तो अब उसको न्यूट्रलाइज होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा इसका मतलब दही जमने में हमारे पास और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बाय। वही पीओपी हमें पता है क्या होती है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बंद करके रखते हैं भाई, और पानी से दूर रखते हैं। डर लगता है इसको पानी से, कि मुझे पानी के पास नहीं रहना, दूर दूर तक भी मेरे पास मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इसके पास मॉइस्चर आ गया तो ये हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड। क्या कहना चाहते हैं हम? ये कहना चाहते हैं कि पीओपी को हम मॉइस्चर से क्यों दूर रखते हैं। पीओपी को मॉइस्चर से इसलिए दूर रखते हैं कि अगर वहां पे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट, दोबारा लिख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, अगर इसके पास वाटर हुआ तो ये क्या बना देता है, ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। और जिप्सम क्या होता है? हार्ड। जबकि पीओपी क्या होता है? हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट पाउडर फॉर्म होता है। तो उस पीओपी को तो हमें मोल्ड करना है ना, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दे सके। वो पहले ही हार्ड हो जाएगा, पहले ही पत्थर जैसा बन जाएगा, तो उसको मोल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम पीओपी को क्या करते हैं? मॉइस्चर फ्री एनवायरमेंट में रखते हैं, ताकि वो क्या रहे? सॉफ्ट फॉर्म में रहे। ठीक है, तो यही था। देखो, कैल्शियम सल्फेट था, उसको किस में कन्वर्ट होता है? वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम में भी हाफ H2O। हमने क्या करना है? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस भी तो करना है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं? 1.5। क्या कर देते हैं? ठीक है, तो वही थी कि पीयू प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करना है? स्टोर रखना है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, ताकि क्या करे? वो पानी को एब्जॉर्ब ना कर सके, और पानी को एब्जॉर्ब ना करेगा तो वो हार्ड नहीं बनेगा। क्योंकि अगर गलती से भी उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बन जाएगा? जिप्सम, जो कि क्या होता है? हार्ड सॉलिड। ये है जिप्सम। क्या है ये? जिप्सम, जो कि क्या है? एक हार्ड सॉलिड। ठीक है। Now, in the next question, that is, what is neutralization reaction? Give two examples. भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब भी आपके एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके तो हमने कितने सारे एग्जाम्पल स्टडी कर, तो एक क्या, दो क्या, तीन क्या, हम कितने एग्जाम्पल्स यूटिलाइजेशन के स्टडी कर सकते हैं। कितने एग्जाम्पल्स पढ़े हमने? तो सबसे पहले वही कि जहां पर भी एसिड और बेस रिएक्ट करें, और रिएक्ट कर क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब कि सॉल्ट भी रिलीज हो प्रोडक्ट में और वाटर भी रिलीज हो, वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी पॉइंट, जो बोलता है कि इस रिएक्शन में, मतलब जब भी आपकी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो वहां पे आपकी एनर्जी क्या होती है? इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है हीट के फॉर्म में। मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये एक्सोथर्मिक। कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल क्या है? अगर हमारे पास बेस क्या है? NaOH। क्या बेस है हमारे पास? NaOH। किससे रिएक्ट कराना है उसको हमने? HCl के साथ। किससे रिएक्ट कराना है हमारे पास? हमें उसने HCl के साथ कराना है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब HCl से रिएक्ट कराना है NaOH को। NaOH क्या है? बेस। HCl क्या है? एसिड। तो क्या होगा? एसिड और बेस की रिएक्शन, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब सॉल्ट क्या है? NaOH, HCl। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? ये वाटर रिलीज हो जाएगा और HCl सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दूसरी क्या है हमारे पास इक्वेशन, कि अगर हम क्या लें? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या ऐड करते हैं? एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं? एसिड। ये क्या है? बेस। ये क्या है हमारे पास? एसिड। तो जैसे बेस एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस हो गया? सॉल्ट। और ये क्या बन गया? वाटर। क्या बन गया? वाटर। तो देखो, वही चीज ये बोल रहा है कि हमारे जब भी हम खाना खाते हैं, अभी हम बात करते हैं जंक फूड, अगर हमें इनडाइजेशन हो रहा है तो हम क्या करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं।
एंटासिड यूज करते हैं, देखो इनो भी सुनी होगी आपने, लेते हैं ना। तो इन सभी के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ऐड होता है। क्या ऐड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि उसके अंदर क्या है, OH नेगेटिव आयंस है, इसका मतलब क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। तो हम वो क्यों ऐड करते हैं, ताकि वो एसिड को, जो HCl है, जो बॉडी के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस है, एसिडिक करेक्टर इंट्रोड्यूस है या इंड्यूस है, उसे हम क्या करें, कॉन्ट्राडिक्ट कर सके या उसे न्यूट्रलाइज कर सके। तो उस पर्टिकुलर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। तो फिर वो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस वाटर। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, MgCl2 की और वाटर की। अब क्वेश्चन आता है कि गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो बोलो कि भाई मैम डिटेल में वॉशिंग सोडा बेसिक सोडा हमने पढ़ा है, जिसके अंदर इनके फॉर्मुलेस भी जाने थे, इनके केमिकल फॉर्मूले भी जाने, ये कैसे बनते हैं वो भी जाना, और इनके यूजेस के बारे में भी जाना। तो बच्चों जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है जहां पर वो पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बात करें, तो अगर आपको यहाँ इस क्वेश्चन में तो देखो मेंशन है कि 2 ही यूजेस लिखने, तो यू विल बी राइटिंग द एग्जैक्ट 2 यूजेस। बट आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखिए। क्या करिए, केमिकल फॉर्मूला लिखिए। फिर वो किस तरीके से बना, उसकी क्या रिएक्शन होती है, उसकी प्रिपरेशन बताइए किस तरीके से हुई है, प्रिपरेशन में उसके रिएक्शन हम जरूर मेंशन करिए। उसके बाद कि हमने बनाया है तो उसका मतलब उसका कुछ ना कुछ फायदा भी होगा, तो कहाँ कहाँ हम उस पर्टिकुलर को यूज कर सकते हैं वो लिखिए। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का यूज होता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है। अगर हमें वाटर की परमानेंट हार्डनेस को, देखो परमानेंट हार्डनेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि हार्डनेस क्या होती है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमें परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करना है वाटर की, तो किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। वही अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा क्या है हमारा, बेकिंग पाउडर में यूज होता है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में यूज हो रहा है। बेकिंग सोडा क्या इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड नोन एज टार्टरिक एसिड। थोड़ा से माइल्ड टार्टरिक एसिड, उनको अगर मिक्स कर दें तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। उसे हम हीट करते हैं तो क्या होती है, वहां से CO2 रिलीज होती है, और वो केक को क्या बना देता है, या ब्रेड को फ्लफी बना देता है। जितना केक और ब्रेड फ्लफी होता है, वो उतना ही ज्यादा बाउंसी बाउंसी हमें दिखता है ना, देखते हैं ना ब्रेड या केक कितने फ्लफीज होते हैं। वही इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। किसमें, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, ये यूज होता है। प्लस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोल देते हैं, इसलिए बेकिंग सोडा को क्या बोल देते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। क्या बोल देते हैं हम, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। तो हमें देख लिया कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। भाई हमने भी वॉशिंग सोडा देखा था, तो वॉशिंग सोडा का भी तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Na2CO3। क्या था, Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो मतलब हमने अभी तक क्या क्या जान लिया, हमने जान लिया पीएच से, आज की जो हमने आज के क्वेश्चन करे उन क्वेश्चन से हमारे क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हुए, है ना। तो हमने ये जाना कि पीएच का एसिड से, बेस से और H+ आयन से क्या रिलेशन है, जाना। यही जाना है, हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज के इन्हीं के ऊपर बेस थे। फिर हमने जाना कि अगर हम किसकी बात करें, डिफरेंट डिफरेंट से वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ऐसे अलग अलग कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उनका यूजेस क्या है, हमने वो जाना था। फिर हमने ये भी जाना था कि अगर हम मेटल के रिएक्शन करा दें एसिड के साथ या बेस के साथ तो क्या होता है ना। एसिड के साथ हमने बोला था ना कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने इन्हीं रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था कि अगर हम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं तो किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है, क्या हो रहा है। तो हमारे आज के टॉपिक जितने भी थे वो सारे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड थे। अब अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी डीलिंग विद ऑल योर डाउट्स। आई होप all these concepts are clear to you.
So thank you so much. Thank you.